हेलो गाइस, मैं राम। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन दुनिया में सबका स्वागत है। मैंने आपको ग्रेविटेशन पार्ट 2 पढ़ाने जाऊँगा आज, जो हमारा ग्रेविटेशन का अगला टॉपिक्स होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने मैंने यहाँ पे पहले ही नोट्स खोल के रखे हैं। चलिए शुरुआत करें। तो ये मेरे नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स मेरे खुद के लिखे हुए हैं। तो ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले मतलब पहला उसमें पढ़ा था हमने ग्रेविटेशन में। ये हम ग्रेविटेशन पढ़ चुके हैं। मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में पहले बताया था ग्रेविटेशन क्या होता है। ठीक है, द फोर्स ऑफ फोर्स होता है एक तरह का फोर्स। ये फोर्स इक्वल टू जी एम एम वन आर स्क्वायर। मतलब जो फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स, वो मास के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। प्रोडक्ट्स ऑफ द देयर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस बिटवीन द इनके, मतलब स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। सही है। तो जी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, और मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था क्या होता है सब। मैंने मास 1 मास 2 लेके सब आपको डिस्क्राइब किए थे, और इसकी यूनिट्स भी बताई थी, ऐसा यूनिट। और कैल इसकी मतलब 6.67 × 10⁻11 मीटर इसका पर के जी इसका है। हमारे ग्रेविटी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट बताया था, केपलर्स लॉ बताए थे मैंने, तीनों लॉ बताए थे। और फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए बताया था, इक्वेशंस भी दी थी मैंने फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इसमें। तो वो आज सब आगे कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। और मैंने ये बताया था कि जो अर्थ की ग्रेविटी होती है वो 6 टाइम ज़्यादा होती है किससे, मून की ग्रेविटी। मतलब मून की ग्रेविटी इज 1/6 टाइम्स होता है ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। है या ये क्वेश्चन मैंने बताई थी फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए, कब कैसे कहाँ लगती है। ऊपर जाती है तो पॉजिटिव, नीचे आती है तो पॉजिटिव, ऊपर आती है नेगेटिव। है या और वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट भी 0 होती है, फाइनल वेलोसिटी। ये सब मैंने क्वेश्चन करा दिए थे, मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन करा दिए थे इसके, और मैंने काफ़ी आपको डिस्क्राइब भी किया था ये सब। तो ये सब तो मैंने पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। ये इसी का ही सेकंड पार्ट है ग्रेविटेशन में जो है। तो थ्रस्ट और प्रेशर हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है। प्रेशर जो होता है फोर्स, जितने फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब जितने एरिया पे हम जो फोर्स लगाते हैं, मतलब एरिया पे जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा, इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एरिया। फोर्स का इफेक्ट तब तक रहता है जब तक उसका एरिया रहता है। मतलब ज़्यादा एरिया होगा तो कम प्रेशर लगेगा, और कम प्रेशर होगा मतलब ज़्यादा एरिया होगा तो कम प्रेशर लगेगा, और कम एरिया होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा। यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को लॉ को फॉलो करता है, मतलब इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है। इन्वर्स मतलब क्या, कि अगर एरिया, अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखाया है, ये थम है। ये थम हम सीधा अगर इस वुड पे लगा रहे हैं, लकड़ी पे लगा रहे हैं, ठीक है, ये फोर्स लगा है, लार्ज एरिया, इसका एरिया क्या है, लार्ज है। ये देखिए एरिया यहाँ से यहाँ तक का इसका एरिया लार्ज है, तो इस पर क्या है, स्मॉल प्रेशर लगेगा। अगर हम इसकी अगर चोवा ले लें, जिसकी बहुत एरिया क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है उसका एरिया। सही है, ऐसे होता है नोकीला बिंदु बराबर, तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने प्रेशर हम पहले पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा प्रेशर के बारे में। सही है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। और आपको पता है प्रेशर किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होता है। तो हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना फोर्स अप्लाई करते हैं, और कितने एरिया पे करते हैं, है कितने एरिया पे करते हैं। तो इन सब के बारे में हम सब जानते हैं। तो आय की बात करते हैं। सो वी कैन डिफाइन प्रेशर। अब प्रेशर इज अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया। मतलब एरिया पे लगने वाला फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इन अदर वर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर के बारे में बताया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ऐसा ही यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर पर मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दो। और ये हमारे साइंटिस्ट पास्कल की यूनिट है। पास्कल ने डिस्क्राइब किया था प्रेशर के बारे में। मैंने यहाँ पे वो बुक खोल रखी है, मैं उसमें आपको दिखाता हूँ। ये थ्रस्ट ऑफ प्रेशर, ये सब यहाँ पे देखिए। हम ये ईट ब्रिक्स, ब्रिक मतलब ईट, ईट को अगर हम ऐसा लगते हैं तो इसका क्या होता है, लेंथ भी ज़्यादा, ब्रिथ ज़्यादा, इसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर ग्राउंड पे क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर हम इसकी अगर ईट को ऐसे खड़ा कर दें, ईट को कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा कर दें, जैसे इनमें कराइए खड़ा, ऐसे खड़ा कर दें,
तो इसमें क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ग्राउंड लगने वाला प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम पढ़ लिया। और हाँ, ये पास्कल ऐसा यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे करके लिख सकते हैं, ऑल्सो ना पास्कल है। ये देखिए, ये बुक मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सब डिस्क्राइब किया हुआ है, आपके लेवल के हिसाब से इसमें सब कुछ दिया हुआ है बुक, इसलिए मैंने प्राइवेट बुक ली है, एनसीईआरटी बुक नहीं ली। मैं आपको एनसीईआरटी से भी करा दूंगा, मैंने और लेक्चर बनाऊंगा जब अपने, तो उसमें एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, एनसीईआरटी के बारे में दे दूंगा। और जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कराता हूँ, पर उसमें मैं एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन कराता हूँ। ओके, तो ये देखिए, तो यहाँ पे ये हो गया प्रेशर। ये मैंने आपको बता दिया प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये इसके क्वेश्चन दिए, मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। ये कह रहा है ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, एक हमने 100 न्यूटन का लगाया, फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑब्जेक्ट या बॉडी कुछ भी कह सकते हैं, ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, जिसका एरिया हमने क्या लिया 2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट प्रेशर, तो इजी बात है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया से हम उसके क्या लगा लेंगे प्रेशर। तो उसमें 50 पास्कल का क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, प्रेशर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दिए, कोई एक ही यूनिट लिख दीजिए, दोनों नहीं लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको यूनिट लिखनी जरूरी है, अगर आप यूनिट लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। यूनिट सब कुछ बताती है, आप ये पीछे का पास्कल निकालोगे नहीं और कुछ और यूनिट लगा देते हो उसकी जगह, तो कुछ मतलब ही और कुछ हो जाएगा उसका, है। तो ऐसा नहीं करने का, है। तो सही से करके आने का, यूनिट जरूर लगाने का, है। तो ए क्वेश्चन और करते हैं। ए वुमेन इज वियरिंग ए शार्प हील शू। आप लोगों को देखा होगा कि लड़कियां ज़्यादातर पहनती हैं हाई हील्स के शूज़ पहनती हैं, गाना ही बनाया हाई हील्स से नची तू बड़ी अच्छे। तो पेंसिल हील शूज़ बोलते हैं उनको, कॉल्ड स्टीलिस। मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैंने शायद बुक में भी होगा ये देखिए पेंसिल शेप, ये देखिए हील, ये ये हील जो है पेंसिल शेप में है, इसलिए इसको ऐसे करके दिखाया जाता है। तो देख लिया, ऐसे होते हैं लेडी शूज़। तो इसका क्या है, एरिया बहुत कम होता है, तो जमीन पे क्या है बहुत ज़्यादा ही फोर्स लगाते हैं। तो ये आपने प्रेशर पूछ रहा, पता नहीं क्या पूछ रहा, देखते हैं क्या पूछेगा। इफ द मास ऑफ अ वुमेन, वुमेन का मास दिया 50 kg है, एंड द एरिया ऑफ वन हील इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हील का एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर है, कितना छोटा सा एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कितना प्रेशर लगेगा। वुमेन का बंद रखा, कितना रखा 50 kg, हमें क्या दे रखा है ग्रेविटी दे रखी है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, पहले फोर्स लगाएंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी लिखते हैं, वेट इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है, कुछ भी लिख दीजिए, या आप फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार हम एफ इक्वल टू एम इंटू ए मास इंटू एसलेशन लिखते हैं। यहाँ पे एसलेशन क्या रहेगा, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने आपको बता दिया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, पर इसने क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर लाएंगे, हमारा वेट कितना लगेगा 500 न्यूटन, मतलब एफ जो है 500 न्यूटन का लगेगा फोर्स। ठीक है, जब फोर्स इतने एरिया पे लग रहा है, पहले तो इसको मैं आपको बताया था ये भाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऐसा यूनिट नहीं होती है, ऐसा यूनिट एरिया की होती है, मीटर स्क्वायर में होती है ऐसा यूनिट जो होती है। तो एरिया को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसकी ऐसा यूनिट में। तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के बाद ये मेरा माउस काम नहीं कर रहा है इस समय, पता नहीं क्या हो गया है इसको, थोड़ा हिल ले आइए। तो चलिए, तो ये हो गया एरिया ए इजकल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 1/1000 मीटर स्क्वायर। सही है, इसको हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1/1000 100 मीटर होते हैं, और अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा तो 1/100 इंटू 100 लिखूंगा। तो दोनों को सॉल्व करने का 10:4 आएगा। ओके, मैंने 10:4 यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया। एफ पता है, एरिया बहुत कम है, ये गया ऊपर, तो 5 इंटू 10⁻6 पास्कल का क्या लगेगा, उस पर प्रेशर लगेगा। अब ये बात हो रही प्रेशर की, हमने प्रेशर पढ़ लिया, ये क्या पढ़ लिया हमने, प्रेशर पढ़ लिया। तो प्रेशर एक आसान सा टॉपिक था जो आप पिछले साल ही पढ़ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे थ्रस्ट की। यहाँ पर थ्रस्ट एक इंटरेस्टिंग मतलब नया पढ़ा है, देखते क्या होता है आप थ्रस्ट। थ्रस्ट वैसे अपोजिट फोर्स होता है, मतलब फोर्स ही होता है एक तरह का जो परपेंडिकुलर लगता है एक बॉडी पे, ठीक है। अब वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बताएंगे, आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे यहाँ पे तो आप समझ जाएंगे थ्रस्ट क्या होता है। वो अब थ्रस्ट कहलाता है, यहाँ पे थ्रस्ट पढ़ रहे हैं हम। तो थ्रस्ट होता है, द प्रेशर कैन ऑल्सो बी डिफाइन इन अ टर्म ऑफ थ्रस्ट, मतलब थ्रस्ट के फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर इट्स सरफेस।
उस सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली थ्रस्ट इज टोटल फोर्स एक्टिंग, क्या होगा, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, उस सरफेस पे लगने वाला टोटल फोर्स, तो क्या कहते हैं हम, थ्रस्ट कहते हैं। द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड अ प्रेशर, और थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। मतलब प्रेशर को डिफाइन करने का तरीका क्या है कि थ्रस्ट पर यूनिट एरिया क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया पड़ा तो प्रेशर कहते हैं। यहाँ पे थ्रस्ट है, मतलब फोर्स या हम थ्रस्ट बोल सकते हैं, मतलब एक तरह का फोर्स ही है जी, जो परपेंडिकुलर लगता है किसी भी सरफेस पे। क्या लगता है, किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। इसकी यूनिट न्यूटन, जो फोर्स की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है। तो आगे समझ में आपको, प्रेशर इन फ्लूड। अब फ्लूड क्या होता है भाई, फ्लूड को हम लिक्विड और गैसियस में बोलते हैं। हाँ, ये बिंदु बन जाती है खूब सारी, तो मिटा देता हूँ मैं इसको, सिर्फ बननी नहीं चाहिए वैसे तो, चलिए। तो देर आर दीज दो सब्सटेंस विच हैव कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड्स। फ्लूइड्स जो होते हैं आपको पता है, जो इजीली फ्लो हो सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ फ्लो हो सकती है, लिक्विड और गैस। सॉलिड थोड़ी ना फ्लो हो सकता है यार, सॉलिड क्या फ्लो हो सकता है, आप ऐसा करके फेंकिए तो क्या गिर सकता है, वो फ्लो नहीं हो सकता। पानी है फ्लो हो सकता है, एयर क्या फ्लो होती है भैया, ये क्या गैसियस और लिक्विड। तो फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, लिक्विड और गैस। एक्सर्टेड प्रेशर इज कॉल्ड ऑल डायरेक्शन इवन अपवर्ड, इवन अपवर्ड, अपवर्ड भी हो सकती है। बियॉन्सी, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है बियॉन्सी। तो एनसीईआरटी बुक में खोल के दिखा दूँ मैं आपको, मैंने सब कुछ कलेक्ट कर रखा है यार, सब कुछ आपके पढ़ाने के लिए मैंने सब कुछ कर रखा है। पर आप अगर आपको अच्छा लग रहा था यार मेरे चैप्टर पे यार, सब्सक्राइब कर देना। और ऐसी और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के साथ मैं आपसे ऐसी क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाता रहूँगा आपको, और डेवलप करते जाऊँगा, ठीक है। ये हम सब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कांस्टेंट ग्रेविटेशन वाला पूरा चैप्टर को लगा मैंने यहाँ पे। और ये एनसीईआरटी की पीडीएफ पूरी बुक की। एनसीईआरटी वैसे आसान होती है, बहुत ही आसान, पर बच्चों को कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट, मतलब हर चीज़ लाइन टू लाइन चाहिए होती है। तो मैंने हर तरीके से शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं ये सब, ये हर तरीके से लिख के दिखाया है, हर तरीके से करा है मैंने। यार एक लाइक तो बनता है यार, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ये देखिए BUNC, या BUNC ऐसा करके रखा है मैंने, नोट्स में थोड़ा अच्छा लिख रखा है, तो आप इससे पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा, सही है। तो अपने नोट्स पे वापस आ चुका हूँ मैं। तो देखते हैं क्या होता है BUNC। BUNC is when an object is placed in a liquid exerted an upward force, exerted in upward force on it, मतलब ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, खाली नीचे से फोर्स लग रहा है, सरफेस से फोर्स लग रहा है नीचे से, ठीक है। वैन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन ए लिक्विड, लिक्विड में रखा है, मतलब किसी भी पानी, जैसे पानी में रखा है, लिक्विड ही तो होता है पानी, उसमें रखा है। तो उस पर ऊपर से कोई हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ऊपर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं, वो ऊपर से कोई फोर्स लगा है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको BUNC कहते हैं। BUNC फोर्स वैन एंड पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क देखा है, शैंपेन की बोतल के पीछे ऊपर लगा होता है, कॉर्क बोलते हैं उसको, कॉर्क इस हेल्ड, दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने बनाया भी इसमें, देखिए ऐसा होता है दिखने में, मैं आपको रियल में दिखाता हूँ, ये ऐसा होता है दिखने में, ऐसा होता है कॉर्क दिखने में, ये देखा होगा कॉर्क, इसे कॉर्क बोलते हैं, है या, तो ये कॉर्क होता है। तो हाँ, when a piece of cork is held below the surface of water by applying the force of our thumb, अपने थंब से एक फोर्स लगा, अब ऊपर से अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, and then the release, then the cork immediately rises to the surface। पहले तो हमने ऐसे क्या करा, ऊपर से फोर्स लगा दिया, लकड़ी का फुटका होता है, इसको हमने पानी के उसमें डाल दिया, तो क्या लगा है, एक फोर्स लगा रहा है नीचे से, नीचे से एक फोर्स लगा रहा है, उसको बोलते हैं BUNC। नीचे से फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं BUNC। हाँ, सरफेस से फोर्स लगा रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ गया सरफेस ऑफ वाटर। A cork is held below the surface water and releasing the cork rises to the surface of water, सही है। तो बियॉन्ड फोर्स, तो बियॉन्ड फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। ये देखिए मैं आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। तो बियॉन्ड फोर्स, द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इमर्ज इन लिक्विड, लिक्विड में गया तो नीचे से फोर्स लगता है, नीचे से फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, उसको हम BUNC नाम दिया, बियॉन्ड फोर्स इज कॉल्ड अ बियॉन्ड फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट, मतलब बियॉन्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट।
मतलब नीचे से मतलब पानी सरफेस जो फोर्स लगाती है आप हो। आप क्या करना, एक बहुत बड़े एग्जांपल दूंगा। आप एक मुंह से अपने फुला के ना बैलून बनाना, बैलून उसमें एयर भर देना खूब सारी, और आप अपने हाथ में पकड़ के ना उसे पानी में डाल देना। तो उस आपको पानी में लगाने तो नीचे से एक फोर्स लगेगा यार ऊपर की तरफ, जो आपको उसे पानी में डालने से मतलब बाहर निकालना चाहेगा, सरफेस पे लाना चाहेगा वापस, और उसे रखना नहीं चाहेगा अपने पास, मतलब पानी अपने पास उसे रखना नहीं चाहेगा, उसे छोड़ देगा। अब मग्गा है, पानी का मतलब प्लास्टिक का होता है, अगर आप उसमें डुबो तो हल्का सा डुबोना, पूरा नहीं डुबोना, हल्का डुबोना, तो नीचे से फोर्स लगाता है वो, उसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट, ये बियॉन्ड फोर्स है या। इसी कंडीशन को हम बियॉन्सी नाम देते हैं। आर्किमिडीज के अनुसार ये क्या कैसे क्यों होता है, ये आर्किमिडीज ने हमें बताया था। व्हेन ए बॉडी या ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली, या तो पूरे ही डुबो दें या पार्शियली, मतलब आधा अधूरा डुबो है। जैसे इसमें मैंने आधा, जैसे यहाँ पे पूरा डुबो दिया है, ये होली इमर्ज कर दिया, या पार्शियली मग्गा है, मैंने अभी आपको मग्गे का एकदम तो पूरे डुबोने को मना करी थी मैंने, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा डूब जाएगा तो वो एक तरफ से खुला होता है, तो उसमें सारा पानी भर जाएगा, मतलब उसका वॉल्यूम जितना है वो सब भर जाएगा, और वो किस में चले जाएगा, पानी के अंदर चले जाएगा। अब वैसे ही वो नीचे से फिर भी उठेगा, हल्का हल्का करके उठना ऊपर, फिर भी मतलब बिल्कुल नीचे सर्फेस पे नहीं आएगा। प्लास्टिक का मग्गा लिया है हमने, स्टील का या लोहे का नहीं लिया है, मेटल नहीं लिया है हमने, प्लास्टिक लिए है, नॉन मेटल, ठीक है। तो when an object is wholly or partially immersed in a liquid, its experiments it experience a beyond force, एक बियॉन्ड फोर्स का एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अ अपथ्रस्ट विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड। वेट इसका आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने खाली इतना कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, हमने ऑब्जेक्ट लिया, तो ये जितना इसका ये एरिया दिख रहा है, आपको दिख रहा है, इसका वॉल्यूम दिख रहा है, जितना ये वॉल्यूम अपना डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी हटाएगा, जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, उसका वेट किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होगा। देखिए कैसे, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। तो या वो कैसे, आप देखिए, बियॉन्ड फोर्स अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट तब कितना लगेगा एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, उतना लगेगा जितना वो पानी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। इसको हमने कहा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, ए वेट ऑफ ए बॉडी, ए सॉरी एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस डिस्प्लेस वेट डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब पानी को डिस्प्लेस कर देंगे, वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड बियॉन्ड वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा था व्हेन अ बॉडी इज होली और पार्शियली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, तो उन्होंने कहा एक नीचे से फोर्स लगा, उसे बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स, और जो ऑब्जेक्ट है, जो पानी इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा, वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, इतना डिस्प्लेस कर देगा पानी, उसका वेट क्या कहलाएगा, बियॉन्ड फोर्स के किसके को, बियॉन्ड फोर्स के इक्वल होगा, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, जितना वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है लगेगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ क्या थे एप्लीकेशंस थे, उसको हम पढ़ते हैं यहाँ पे हम। तो एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज ने क्या क्या प्रिंसिपल दिए थे, अपने सिद्धांत क्या दिए थे आर्किमिडीज ने अपने अपने, तो देखते हैं क्या सिद्धांत दिए थे सॉरी प्रिंसिपल दिए थे, सिद्धांत आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इट इज यूज डिटरमाइनिंग द रिलेटिव डेंसिटी, हम यहाँ से रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। और रिलेटिव डेंसिटी पूछोगे मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होगा। हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, आपको यार थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, शायद मैंने फोटो सही नहीं लिया, पर मैं आपको बोल के बताता हूँ, नोट कर लीजिएगा। ये कह रहा है ए हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। अ लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर क्या होता है, जो मिल्क होता है, मिल्क उसकी प्योरिटी नापने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस है ये मशीन बनाई गई है। आप देखा होगा, आप अगर आप हॉट उस पर क्या नाम है अमेजोन पे सर्च मारेंगे कि मिल्क चेक करने की मशीन चाहिए, तो प्योरिटी चेक करने की, तो ये एक मशीन दिखाएगा जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्या करती है, परख करती है, मतलब इस पे ही सिद्धांत पे बनी है। शिप है, सबमरीन है, किस पे बनी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सिद्धांत पे बनी है, सही है, मतलब उसके प्रिंसिपल पे बनी है। मैं दिखा देता हूँ कि हाइड्रोमीटर कैसे होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर डेंसिटी उसकी नापी जाती है, शायद पानी की डेंसिटी और लिक्विड डेंसिटी या जो भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ हाइड्रोमीटर कैसे होगा, शायद इसमें बुक में होना चाहिए था, मैंने शायद लिखते समय नोट्स करते समय नोट्स बनाए थे अपने,
ये देखिए मैंने मग्गा वाला एग्जांपल लिया था ना, अब थ्रस्ट लग रहा है, वाटर है ये, इस पर हर तरफ से फोर्स लग रहा है, ये फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये बियॉन्ड फोर्स अगर इस वाले फोर्स से कम होगा तो क्या करेगा, ये ऊपर फेंक देगा मग्गे को। ठीक है, इस सब मैंने आपको बता चुका हूँ। ये वेट, ये वेटिंग, ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस आपके केमिस्ट्री लैब में रखा है या फिजिक्स लैब में रखा होगा। आप टीचर से पूछना है स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, वो आपको बताएंगे और बड़ी तरीके से बताएंगे आपको। अगर आप खुद अगर ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखते हो ना तो आपको अच्छा लगता है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था, इसको बांधा, इसका वेट जो था 150 ग्राम था। जैसे हमने इसकी पानी की सरफेस पर डाला तो क्या करना है, नीचे से एक फोर्स लगेगा, अब थ्रस्ट। तो इसका स्मॉल वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इमर्ज इन वाटर, छोटा सा हल्का सा हिस्सा हो गया, इसका वेट 140 हो गया। और थोड़ा ज़्यादा घुमा दिया तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इमर्ज इन वाटर। ठीक है, इस सिलेंडर को लार्ज उसमें होगा तो 130 ग्राम हो गया, और पूरे डो हो गया फुल्ली इमर्ज इन वाटर तो 120 ग्राम। मतलब देखिए इसका जो वेट था 150 ग्राम था, 150 ग्राम था। वरना आप मास को तो कहीं भी ले आइए, उसका वजन जितना होता है उतना ही लगता है। तो सही है, तो इससे स्प्रिंग बैलेंस से चेक किया जाता है। आप स्प्रिंग बैलेंस लेना, आप उससे अपने घर के फल फ्रूट सब कुछ नाप सकते हैं। वहाँ पे एक स्प्रिंग को लगा के दिखाता हूँ कैसा होता है देखने में। ये शायद इसमें आगे दिया होना चाहिए स्प्रिंग बैलेंस, चाहे मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था स्प्रिंग बैलेंस की शक्ल दिखाई थी। पहले ये देखिए हाइड्रोमीटर कैसा होता है। ये हाइड्रोमीटर होता है, इट वर्क ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ग्लास ट्यूब एंड स्केल। इस पर लिखा होता है कितनी डेंसिटी है इसकी, वेट, यहाँ पे वेट, ये लिक्विड है। तो ये बताता है कितना डेंसिटी है पानी की। पानी की डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है वही बताऊंगा मैं आपको, डेंसिटी क्या होती है। जैसा हमने पढ़ लिया है, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ आपके वो, शायद मैंने इसमें होने चाहिए ऐसे तो। ये देखिए, ये देखिए पानी में देखिए कितना भारी बक्सा उठाए खड़ा बंदा ये देखिए कितना भारी बक्सा होगा, हम समझिए बहुत भारी बक्सा होगा ये, लोहे का है ये। पर ये देखिए कितनी आसानी से उठा पा रहा है इसको, ड्यू टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इस पर क्या लग रहा है, अब थ्रस्ट फोर्स लगा ऊपर की तरफ। ठीक है, आपका आप होते हो पानी में तैर रहे होते हो तो आपको अपना वजन महसूस नहीं होता ज़्यादातर आपको महसूस नहीं होता है, क्योंकि जब आप तैरते हो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आप कभी आप स्विमिंग पूल में तैरने आ रहे हो तो आप पानी पे तैरते हो है, क्योंकि आप अपना क्या करते हो, एरिया बढ़ा लेते हो। एरिया बढ़ाने के कारण आप पे लगने वाला प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें तो नहीं है, शायद पीछे मेरे नोट्स में होगा, पर मैं दिखा दूँगा। पर दिखने में ऐसे ही होता है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही होता है, सेम टू सेम। तो आई की बात करते हैं, मेरे नोट्स में आते हैं वापस। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं, हाथ हाथ क्वेश्चन भी करवाता जा रहा हूँ मैं आपको। मैंने एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट, एक एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट है, इस इमर्स इन वाटर, पानी में डाला, मेटल होता है एल्यूमिनियम, आपको मालूम है, उसका वेट ज़्यादा होता है, उसका वेट ज़्यादा होता है। पर आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम में वेट होता है ना वो, और मतलब आयरन के वेट से तो हल्का ही होता है मेरे ख्याल से, ये हल्का ही होता है। इस डिस्प्लेस 5 kg, उन्होंने 5 kg के वाटर है डिस्प्लेस कर दिया। हाउ मच इज बियॉन्ड फोर्स, उस पर लगने वाला बियॉन्ड फोर्स कितना होगा। द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन, अच्छा न्यूटन में है, उस पर फोर्स लगने वाला न्यूटन में है, और हमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें ये कहा था कि जितना हम पानी डिस्प्लेस करते हैं, मतलब वेट डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, वेट, ओ सॉरी, वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट, अरे क्या बोल दिया, लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो पानी, वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब लिक्विड का वेट जो ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या हुआ डिस्प्लेस हुआ है, उसका वेट अब थ्रस्ट के इक्वल होगा, मतलब बियॉन्ड फोर्स के इक्वल होगा। तो वही यहाँ से वेट निकाल ले 50 न्यूटन, तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या होगा, बियॉन्ड फोर्स 50 न्यूटन हुआ। ओके, इसकी यूनिट भी न्यूटन होती है, मैंने आपको बताया था। आप थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन होती है, थ्रस्ट की यूनिट भी न्यूटन होती है, क्योंकि लगने वाला एक फोर्स ही तो है, परपेंडिकुलर लगता है ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या लगता है, परपेंडिकुलरली लगता है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आसान सा लॉ है, छोटा सा लॉ है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, मतलब फ्लोटेशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा था हमने, कहा था ए मैन बॉडी फ्लोट, आप तैरने आते हैं फ्लोट, उसको हम कहते हैं फ्लोटेशन, उसी को प्रिंसिपल को फ्लोटेशन कहते हैं। आप पानी में तैर रहे हो तो उसको कहते हैं फ्लोट, बह रहे हो। अब आप एक लकड़ी ली, लकड़ी का टुकड़ा लिया, पानी में डाला, और एक क्या करना, 5 रुपये कॉइन लेना और पानी में डाल देना, मतलब बाल्टी में डाल देना, और एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाल देना। तो जो सिक्का होगा मेटल का वो क्या चलेगा नीचे, और जो लकड़ी का टुकड़ा होगा ऊपर तैर रहा होगा, तो उसको बोलते हैं फ्लोटेशन।
ओके, तो एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन अ लिक्विड इफ द वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल। वेट जो होता है इक्वल उसका, वो जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है, वेट ऑफ ए लिक्विड डिस्प्लेस बाई इट, तो वो क्या होता है डिस्प्लेस करता है, मतलब उसका वेट पता है। जैसे आप पानी में तैर रहे हो तो आपने अपना वेट भी उसमें इंक्रीज कर दिया, तो आप जितना उसका वो पानी डिस्प्लेस कर रहे हो अपने शरीर से, तो उतना ही आपका वेट है, जितना आपका वेट है और आपका जितना वेट है वो जितना आपने पानी डिस्प्लेस किया उसके इक्वल होगा। मतलब आपने एक लकड़ी उसमें डाली पानी में जिसका वजन मान लिया वेट 2 न्यूटन था, इसका वेट 2 न्यूटन था, न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना था उसका वेट, उसमें डाल दिया मैंने पानी में। तो जो बुडका है ना, तो उतना ही डिस्प्लेस करेगा पानी, वेट पानी का वेट उतना ही डिस्प्लेस करेगा जितना वो खुद का है। मतलब 2 न्यूटन का वो का पानी डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये इन लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये हमसे कहता है। हम बात करेंगे डेंसिटी की, फिर उसके बाद करेंगे रिलेटिव डेंसिटी की, और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको कराऊंगा खूब सारे क्वेश्चंस, और आपको दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा चैप्टर। ये बहुत आसान सा चैप्टर था। सबसे मुझे अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि इसमें ग्रेविटेशन की बात होती थी। ग्रेविटेशन के बारे में मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको और भी आसान से समझ में आए। वैसे इसमें समझ में आना चाहिए, इतनी ज़्यादा शॉर्ट में ज़्यादा समझ में नहीं आता है, पर अगर आपको ऐसे वीडियो मिलती रहे ना तो आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हो। आपने अगर मेरी वीडियोस देख ली तो आपको यार 98% तक तो यार समझ में आ ही जाएगा। 98% मतलब आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन, और 2% वो आपकी प्रैक्टिस पे है। आप जितनी प्रैक्टिस खुद करते हो, मैं तो यार ऐसा नहीं है आप वीडियो भी ध्यान से नहीं देख रहे हो, खाली सुन रहे हो, नोट्स नहीं कर रहे हो इन सबको, तो बेकार है यार ये सब। तो आपको यार ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने का है तो यार जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसका यार नोट्स भी कर लिया करो। अब भाई नोट्स आपके पास होंगे, आपको बाबा ये मेरी पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं होगी, वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, और आप खुद समझ के यार नोट्स अब मेरे खुद मत लिखो, आप क्या करो अपनी बुक में से लिखो नोट्स, आप खुद के नोट्स बनाओ, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। क्योंकि जब मैं नोट्स बना रहा था मेरे को कुछ नई नई बातें पता चल रही थी, और भी नई नई, है। तो ये सब आपको अच्छा लगेगा, आप खुद बनाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि यार मेरे को आ भी रहा है, मैं समझ भी रहा हूँ, ठीक है। और ये तो खाली फिजिक्स मैथ, आपके पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, है। तो आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी पढ़ते हैं। तो डेंसिटी आपको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस डिफाइन मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, है। तो इसकी क्या कहलाती है, डेंसिटी कहलाती है, कहलाती है डेंसिटी कहलाती है। क्या हो गया, क्या डेंसिटी कहलाती है, ओके। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाती है, डेंसिटी। इसकी ऐसा यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या होती है मास की केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब, है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या होगी केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ए वाटर, हमें आप पता होना चाहिए वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। वाटर की डेंसिटी होती है 100,000 केजी पर मीटर क्यूब, ये केजी पर मीटर क्यूब में है, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 1/1000 मीटर स्क्वायर। अगर मैं कहूँ 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है तो आप कहोगे 1/10⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। तो उससे हमने क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ चुका है। अब आगे की बात करते हैं कि मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, क्वेश्चंस करते हैं। बस यही था, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाता है, हमारा डेंसिटी कहलाता है। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है, किस ऑब्जेक्ट की कितनी डेंसिटी होती है, उसका मास और उसके वॉल्यूम, जितना वो वॉल्यूम कवर कर ले। वॉल्यूम आप जानते होगे 3 डायमेंशन होता है वॉल्यूम, 3D इमेज, और जितना वो मास उसका पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन है, ए टू मास ऑफ 2 मीटर क्यूब, ये मास में समझ लेना, आप मास समझ लो इसको, इसकी यूनिट पे जाना। ए मास ऑफ 2 मीटर क्यूब स्टील, एक 2 मीटर क्यूब स्टील है हमारे पास, इसका मास है हमारे पास 15,600 kg, मतलब 15,600 kg। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द स्टील इन एसआई यूनिट, और इसकी एसआई यूनिट बताइए कितनी होगी। तो
इसका हम क्या करेंगे, सीधे सीधे फॉर्मूला लेंगे, मास, आप समझोगे ये वॉल्यूम होगा, ये मास होगा, तो उसको सॉल्व कर लो। नहीं, ये इसका मास के यूनिट से पहचान लेते हैं आजकल तो बच्चे, तो यूनिट्स यार आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको यूनिट्स के बारे में भी एक वो छोटा सा लेक्चर बना दूंगा यूनिट्स के ऊपर, जिसमें आपको यूनिट्स पहचानने में यार दिक्कत नहीं होगी। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ये सब बता दूंगा मैं एक छोटे से लेक्चर में, टॉपिक्स में कवर कर दूंगा इसको मैं। तो डेंसिटी इजिकल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम लगा के यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 7800 kg पर मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो आई की बात करते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम, अब मास 50 ग्राम, पहले तो भैया इसको ग्राम, अच्छा वॉल्यूम सेंटीमीटर तो कोई बात नहीं है, अगर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है और मास ग्राम में है तो उसको हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में इसको क्या लगा सकते हैं, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो ये कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम, अब 50 ग्राम का हमारे पास क्या है, मास है, और वॉल्यूम कितना है 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो भैया पहले तो इसकी निकाल लो डेंसिटी, ठीक है, पहले तो डेंसिटी निकाल लो। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, अब वाटर की डेंसिटी हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, वाटर की डेंसिटी हमें 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। तो स्टेट वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक, मतलब या तो तैरेगा, और जैसे सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाएगा। अगर इसकी डेंसिटी, अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, डूब जाएगा। अगर वाटर की डेंसिटी से कम होगा, अगर इसकी जो डेंसिटी आएगी वो वाटर की डेंसिटी से कम होगी, तो क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। ठीक है, इसलिए कॉइन जो होता है, अगर वो आपने सिक्का देखा 5 रुपये कॉइन, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या करने लगता है, डूब जाता है, तैरता नहीं है। यहाँ में मैंने वॉल्यूम, मैंने स्पेलिंग कुछ गलत लिख दिया, VOL लिखना चाहता हूँ मैंने VO पूरा लिखा नहीं इसको, तो काट देते हैं इसको मैं। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम लगा के यहाँ पे फॉर्मूला हम यहाँ से क्या लगा लेंगे, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी से ज़्यादा कम है, आप बताइए, इसकी डेंसिटी से ये ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, डूब जाएगा, सिंक करेगा। सिंस द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन वाटर। अब आपसे पूछेगा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, आप रिलेटिव डेंसिटी बताइए। पर डेंसिटी क्या होती थी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, आप सोचेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी होती है, तो रिलेटिव डेंसिटी यार क्या होता है, जो हमें एक वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं, मतलब किसी भी मीडियम में, मतलब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम वाटर की डेंसिटी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर, मतलब एक तरह का क्या होता है, रेशियो, और रेशियो कोई यूनिट नहीं होती है, ऐसे इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसकी डेंसिटी अपॉन इसकी डेंसिटी, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट, डेंसिटी यूनिट कट जाएगी, क्या बचेगी, कुछ भी नहीं, रेशियो तो है, रेशियो कोई यूनिट थोड़ी नहीं होती है, तो रेशियो की यूनिट नहीं होती। तो मैंने इसको RD से रिप्रेजेंट कर दिया, रिलेटिव डेंसिटी, और यहाँ पे लिखा है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की, जैसे यहाँ मान लीजिए सिल्वर है, सिल्वर की डेंसिटी होगी, गोल्ड की होगी, प्लेटिनम की होगी, प्लास्टिक की होगी, वुड की होगी, हर किसी की डेंसिटी वो देगा, और आपको वाटर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी यार हमेशा सेम रहती है। प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें इम्प्योर की नहीं दी है कि जिसमें सॉल्टी होता है, सॉल्टी वाटर की डेंसिटी, मतलब सी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, मैं आपको बताता हूँ 1.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है सॉल्टी वाटर की। पर आपके सिलेबस में ये सब नहीं है, आपके में खाली एक ही बात है कि वाटर की डेंसिटी कितनी, तो आप बताओगे 1000 kg पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगर इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल है, तो यार इसका मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ लगा देंगे, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम सेम होता है तो कट जाएगा, तो मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ वाटर, सही है, बस ऐसे करना है, इक्वल टू द वाटर। तो ये क्वेश्चन कराया, शायद मैंने एक ही क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। आर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सिल्वर, सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी दी रखी है 10.8, इसकी कोई यूनिट नहीं दे रखी है, आपको देखिए गौर से देखिए, इसकी कोई यूनिट नहीं है, इसकी कोई यूनिट है कि नहीं है, तो 10.8 है, भैया खाली 10.8 कहेंगे इसको, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है। पर इसमें रिलेटिव डेंसिटी दिख रहा है सीधे, सिल्वर की 10.8 होती है। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दे रखी है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है। अगर आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हो, तो जो सिल्वर की डेंसिटी आएगी वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगी। अगर आप इसको kg पर मीटर क्यूब में लेते हो, तो जो सिल्वर की डेंसिटी आएगी वो भी kg पर मीटर क्यूब में ही आएगी। तो यहाँ पे हम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं।
मैंने यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को ds से रिप्रेजेंट कर दिया है और डेंसिटी ऑफ वाटर को मैंने dw से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सिल्वर पूछ रहा है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या करेंगे, ये यही रहेगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आएंगे। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले आएंगे, इसके पास मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में आएगा तो ये है 10 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता है तो 1.0800। है क्या आया इसका, डेंसिटी आई किसकी, सिल्वर की, सिल्वर की डेंसिटी आई है ये। बस यही था हमारे आज के लेक्चर में, छोटा सा लेक्चर था इसलिए मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे जो बड़ा वाला टॉपिक जो था ना वो हमने पहली पार्ट में कवर कर दिया है, ग्रेविटेशन। तो प्रेशर के लिए बस इतना ही था, आज के लेक्चर में इतना ही था। अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चंस कराऊंगा, पेल के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, मज़ा आएगा आपको। सही है, मज़ा आ जाएगा, आज मज़ा आएगा बिल्कुल ही आपको। ये मैंने यार सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपनी नोट्स खुद बनाइए क्योंकि आप पढ़ेंगे तो मेरे को भी खुशी होगी, मेरी मेहनत बेकार नहीं आएगी, मैंने पढ़ाया है और ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं चलते हैं कि मेरे उस नोट्स पे चलते हैं, वो प्रैक्टिस सेट कराएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एनसीईआरटी के तो हम जानते हैं अगले उसमें करते हैं, एक नया सेट बनाया करवाता हूँ मैं आपको उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं क्वेश्चन ऐसे अलग सेट में बनाया करवाना, ये बच्चे ध्यान तो देते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन करने से क्या होता है, थोड़ा डेवलपमेंट होता है ब्रेन का। तो ये सब मैंने, ये आर्किमिडीज़ हैं, इनकी शक्ल देख ली आर्किमिडीज़ की, ये आर्किमिडीज़ है, ये आर्किमिडीज़ चार की बुक में भी दिया होगा, एनसीईआरटी में देखा नहीं है, एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए आपको बनाऊँगा, ये सबमरीन होती है, आपने सबमरीन में शिप है, ये सब तो आपने देखे होंगे, आप जानते भी होंगे सब, आजकल के बच्चे सब कुछ जानते हैं यार, नहीं तो यार इंटरनेट लगा लो सर्च करो। ये देखिए आयरन, ये वुड, इसका 1 मीटर क्यूब, मैंने सबकी यहाँ पे डेंसिटी लिख रही है, डेंसिटी की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबकी डेंसिटी लिख रही है, सबकी डेंसिटी से गोल्ड की इतनी होती है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी गोल्ड की होती है, ठीक है, इसमें दे रखा है गोल्ड की डेंसिटी इतनी होती है, मतलब इस समय सबसे ज़्यादा डेंसिटी वो गोल्ड की है। और इसकी जो डेंसिटी दे रखी है वाटर की 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। ग्लासरी 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है, के जी उसमें दे रखी है, के जी पर मीटर क्यूब में, है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ दे रखा है। और डेंसिटी देखिए इसकी 800 kg पर मीटर क्यूब और इसकी 7800 kg पर मीटर क्यूब, देखा कितना भारी होता है। इसलिए इसकी जो डेंसिटी होती है पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, डूब जाता है। ऐसी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए क्या करता है, तैरते हैं। ये देखिए जितने भी ऊपर वाले हैं, ये जितने भी ऊपर कॉर्क है, वुड है, आइस है, ये सब पानी की डेंसिटी से क्या कम है, इसलिए क्या करेंगे, तैरेंगे। और ये सब ग्लिसरीन, ग्लास, एल्यूमिनियम और आयरन, मरकरी, गोल्ड है, ठीक है, ये सब क्या करेंगे, डूब जाएंगे, सिंक कर जाएंगे। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये सब देखिए एरोप्लेन जो उड़ा रहे हैं ना, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस है। इसके एल्यूमिनियम के बनाते हैं, एल्यूमिनियम सा मेटल हैवी कंपेरेटिव टू लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। एयरक्राफ्ट मेड फॉर एल्यूमिनियम एलॉय टू गिव इट अ लो डेंसिटी टू कीप अ लाइट इस एंड इस स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अभी तो हम यार अपने इस पे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन आके हम करते हैं। ये देखिए ये इसमें आंसर पहले से दे रखे हैं, शायद बहुत पुरानी है। ओके यार, राइट अ कॉमन डेंसिटी, कॉमन यूनिट ऑफ डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे लिखा नहीं है, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं केजी पर मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे एक डैश खींच लीजिएगा और यहाँ पे भी नहीं लिखा है। आप जब कैलकुलेट वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इन ऐसा यूनिट 1 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 1 आएगा। बताइए रेशियो निकालोगे डेंसिटी ऑफ वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच में, तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 से, सही है, तो 1 आएगा रेशियो। नेम द क्वान्टिटी ऑफ हुज वन ऑफ यूनिट्स इज पास्कल, प्रेशर, सही है, यूनिट क्या होती है, पास्कल प्रेशर होती है। और पास्कल किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है। स्टेट द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर मीजर पास्कल, स्टेटमेंट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स होते हैं। द बियॉन्ड फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स इन लिक्विड, नो, फॉल्स।
उसके नेचर पे नहीं, उसके वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ऑल्सो अप्लाइड टू गैसेस, यस ट्रू, गैसेस पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसे एरोप्लेन वाला एग्जांपल वाला ले आपने लिया था एग्जांपल, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस्ड था कि वो गैस में था। वो हम जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा हमने किसमें पढ़ा, लिक्विड में पढ़ा। गैस में हमने क्या पढ़ा, एयर में, एयर क्या है, गैस है। गैस में हमने पढ़ा क्या क्या पढ़ा हमने गैस में, एयरप्लेन वाला, ठीक है, वो उड़ जाता है एयरप्लेन, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेस है, ठीक है। इतने छोटे छोटे लॉस पे इतने बड़े बड़े काम हो सकते हैं, एयरप्लेन बन सकता है, सबमरीन बन सकती है, शिप बन सकती है, ठीक है। आप घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख लियो। तो इसलिए हम मेटल की शिप नहीं, एक स्मॉल एलॉय की शेप बनाते हैं, मतलब जो जिसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, उस चीज़ से हम उससे उस चीज़ की मदद से हम क्या बनाते हैं, शिप वगैरह बनाते हैं। जैसे बोर्ड है, बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं शिप में, शिप बनाने के लिए नाव बनाते हैं, बोर्ड बनाते हैं, लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कम होती है, इसलिए वो क्या करती है, फ्लोट कर जाती है। तो इन विच द डायरेक्शन डज बियॉन्ड फोर्स ड्यू टू ऑब्जेक्ट लिक्विड एक्ट अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर लगता है, आपको मालूम है बियॉन्ड फोर्स क्या सकता है, बियॉन्ड फोर्स लगता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है ये। और व्हाट इज द नेम ऑफ द बियॉन्ड फोर्स, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट भी कह सकते हैं बियॉन्ड फोर्स को। नेम द फोर्स विच मेक हैवी ऑब्जेक्ट्स अपीयर लाइट व्हेन दे इमर्ज इन वाटर, है। नेम द फोर्स, उस फोर्स का नाम बताया, द हैवी ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स लाइट। भाई आप बताइए, पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाला, जैसे आपने मेटल की कोई चीज ली भारी सी, बहुत भारी, आप पानी में डाला तो आपको हल्के हल्के लगेंगे, किसके द्वारा, बियॉन्ड फोर्स के, या अपथ्रस्ट फोर्स के द्वारा, ठीक है। अपथ्रस्ट, व्हाट इज अपथ्रस्ट, आप बता देंगे अपथ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द ऑब्जेक्ट और सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन अपथ्रस्ट फोर्स, इज ऑल्सो नॉन बियॉन्ड फोर्स। आप सबको लिख सकते हैं, मैं नोट में सब कुछ लिख रखा है, आप उसमें से लिख सकते हैं। नेम द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ इमर्ज, इनके प्रिंसिपल का नाम तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिख देंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ मरकरी 13.6, द स्टेटमेंट मीन्स, स्टेट क्या क्या व्हाट इज दस मीन, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है 13.6 है। तो हाँ, रिलेटिव डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में है, ये लिख देंगे आपकी, ये वाटर के रेस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में इसकी रिलेटिव 13.6 है, ठीक है। बस, या आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ये सब आप खुद कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये सब, नाम द साइंटिस्ट टू अपवर्ड फोर्स, तो आर्किमिडीज नाम देंगे, आर्किमिडीज साइंटिस्ट का नाम। व्हाट इज द मीन बाय द बियॉन्सी, बियॉन्सी बता देंगे। व्हाट कॉजेज बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट ऑन बोर्ड, ये बता देंगे कौन कौन से कोर्स लगते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऊपर की तरफ लगता है अपवर्ड फोर्स। आइस फ्लोट इन वाटर बिकॉज इट इज़ अ डेंसिटी, इट इज़ अ लो डेंसिटी कंपेयर टू वाटर, वाटर कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, इसलिए क्या करती है, ऊपर तैरती है, फ्लोट करती है। वाट फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया, इस एरिया पे कितना फोर्स लगेगा, इस एरिया पे कितने एरिया पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, उसका हमें प्रेशर दे रखा है, तो एफ पी इज टू एफ वन, इसे हम क्या लगा लेंगे, इसका फोर्स लगा लेंगे। तो कैलकुलेटर में बताइए कितना आएगा, मेरे ख्याल से इसका जो आएगा 25,250 आएगा, 250 न्यूटन फोर्स लगा मेरे ख्याल से इस पर, ओके। तो एन ऑब्जेक्ट 200 न्यूटन, वेट उसका, फ्लोट इन लिक्विड, अच्छा है, पानी में क्या कर रहा है, तैर रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बियॉन्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो बियॉन्ड फोर्स लगा लेंगे। वेट कितना लगेगा, वही 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का मतलब लगेगा वो, ताकि हम जानते हैं कि जितना डिस्प्लेस करता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट इक्वल टू बियॉन्ड फोर्स, सही है। तो फ्लोट करेगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन लगेगा यहाँ पे, या उस पर लगा सकते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। तो नेम द साइंटिस्ट टू गिव द बियॉन्ड फोर्स एंड सॉलिड, वही आर्किमिडीज, सब लॉट करके एक क्वेश्चन है, ये सब आप इजी क्वेश्चन से, मैं इसके आंसर आपको दे दूंगा, 16 तक करे दिए हैं मैंने। और मैं चाहता हूँ आप क्या करें, मैं आपको ये एन सी आर टी के क्वेश्चन देता हूँ, मैं एन सी आर टी की बुक तो वैसे सबको होती है, अगर नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट लेके आप इसके क्वेश्चंस करें और मेरे को आंसर इसके कमेंट में दें, मैं इसका प्रैक्टिस सेट को कराऊंगा ही, पर इसके आंसर आया आपको कमेंट में देने हैं। देखिए ये आ गए क्वेश्चंस, ये पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज यहाँ शुरू होती है, इन सबको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखिए हाउ डज द, ये सब मैं आपको क्या करूँगा, प्रैक्टिस सेट में कल क्या, कल पढ़ सकते उसमें मैं इसकी वीडियो बना के आपको भेज दूँगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा स्क्रीनशॉट 12 तक, ठीक है। और देखिए उसके बाद ये 12 क्वेश्चन से लेकर 16 तक, ठीक है, 17 पूरे ले लेते हैं, 17 आ जाएगा वैसे स्क्रीनशॉट में। और ये 18 भी, और भी, और 22 क्वेश्चन है, आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़े समझने वाले क्वेश्चन हैं। तो
देख लीजिएगा। और मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आपको वो बता दूँगा किसकी कौन सी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। चलिए बस आज के लेक्चर में इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज का लेक्चर आपको आसान भी लगा होगा, छोटा सा लेक्चर था, इजी था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो यार इसको यार लाइक कीजिएगा, और आपको ऐसी और अमेजिंग वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं राम आपके लिए और भी ऐसी अमेजिंग वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, बाय।